ऑन करके कोई किसको आवाज आई? साक्षी को। और ओके, और किसी को आवाज आई? बस दो ही लोगों को आवाज आई। हाँ, साक्षी और किसने जो आंसर दिया? लीना। ओके, प्रतीक्षा सुनाई नहीं दिया आपको? गुड आफ्टरनून। हाँ, 3। और क्या है वो तुम्हारा नंबर? श्रावणी आवाज आ रही? गुड आफ्टरनून सर। ओके, हाँ तो देखो, आई थिंक परसों जो लास्ट लेक्चर हमारा हुआ उसमें हम रेस्पिरेशन पे ही डिस्कशन कर रहे थे। रेस्पिरेशन, तुम रेस्पिरेशन बोलते हैं, मैं रेस्पिरेशन बोलता है, जो भी है, अब उस पर डिस्कशन कर रहे थे। और वो आधा टॉपिक हमारा हुआ था क्योंकि वो बहुत बड़ी प्रोसेस है, उसकी वजह से वो आधा टॉपिक हमारा हुआ था। अब सबसे पहले क्यों बंद कर दी? इधर का चालू कर दो, चालू नहीं हुआ। अब देखो, रेस्पिरेशन डेफिनेशन, उसके बाद में उसके टाइप्स, 2 टाइप्स होती है और वो दोनों टाइप्स की रिएक्शंस भी मैंने यहाँ लिख कर दिया था। तुम में से किसके पास वो रिएक्शंस लिखी हुई है? दोनों रिएक्शंस, एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन की, दोनों की। मेरे पास है सर। ओके, और किसने लिखा है? प्रतीक्षा के पास भी है, साक्षी है, श्रावणी है क्या रिएक्शन आपके पास? नहीं। ओके, आपकी बुक में नहीं है वो रिएक्शन, इसके लिए वो लिखा के दिया था मैंने स्क्रीनशॉट निकाला है सर। ओके, सो हमने आधा टॉपिक देखे थे वो, और वो आधे टॉपिक में मैंने आपको रेस्पिरेशन के डेफिनेशन पे एक डिटेल हमने डिस्कशन करे थे। उसका डेफिनेशन तो फक्त 2 सेंटेंस की है, 1 सेंटेंस की है, पर डिस्कशन हमने उस पर डिटेल में करे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, प्रोसेस उसमें कैसे होता है। सबसे पहले कोई बोल सकता है कि रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, या स्टार्ट करूं मैं ही डायरेक्ट? यस, कोई बोल सकता है क्या डेफिनेशन? हाँ बोलो, प्रतीक्षा। ओके, और देखो, मैंने आपको बोला था सबसे पहले तो कि आप जो रेस्पिरेशन बोलते हैं, हम इसको हिंदी में ठीक है, आधी डेफिनेशन है ये। आपको, आपने ही मेरे को रेस्पिरेशन का मराठी में शब्द बताए थे, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि सांस लेने को, ऑक्सीजन इंटर करना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने को, ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है फक्त आधा ही रेस्पिरेशन है। कितना है? हाफ, आधा। और बाकी का आधा रेस्पिरेशन जो होता है वो हमारे सेल्स के अंदर होता है, ये मैंने बोला था आपको। अभी हमारी बॉडी आप देखो, ये यहां से लेके तो आखिरी तक कई मिलियन सेल से बनी हुई है, और हमारे हर सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है, ईच एंड एवरी सेल, सभी के अंदर। अब ये कैसे होता है? तो हमको लगेगा बहुत हार्ड प्रोसेस है, लेकिन सिंपल। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम जो देखे थे उसके पहले कि ब्लड में जो है फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन से विलीज के थ्रू फूड कहा जाता है ब्लड में। वो फूड में क्या क्या है? देखो, सपोज ये सेल, ये सेल, ये एकाधिक रिसेप्टर है यहाँ पे। अब ब्लड अगर ये सेल के आसपास से रन हो रहा है तो ये ब्लड में से फूड जो है ये रिसेप्टर के थ्रू इंटर होगा सेल के अंदर। अब हमने खाना खाए थे, जो भी उसमें ग्लूकोज हो, म्हणजे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड हो या प्रोटीन हो, ये सब सेल के अंदर इंटर होंगे ना? होंगे। अब सपोज यहाँ पे ग्लूकोज इंटर हो गया, या प्रोटीन इंटर हो गया, या लिपिड इंटर हो गया, तो जो भी है ये सेल के अंदर तो आ गए। ओके, अब ये सेल के अंदर जब टोटली ब्रेकडाउन होंगे और इससे एनर्जी रिलीज होंगी, तब जाके हम सभी काम कर सकते हैं, तब जाके हमारी बॉडी सब कुछ यूटिलाइज कर सकते
सकती है। तो अब सिर्फ गैसेज एक्सचेंज जो होता है ना वो आधा रेस्पिरेशन है, और बाकी का आधा रेस्पिरेशन का होता है ये सेल के अंदर। ये मॉलिक्यूल जो हमको फूड से मिले, ग्लूकोज, प्रोटीन, लिपिड, ये ब्रेक होते हैं और एनर्जी मिलती है, तब जाके पूरा रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है ना। तो इसके लिए रेस्पिरेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि इट इज अ इंट्रासेल्युलर प्रोसेस, म्हणजे कि ये सेल के अंदर होती है ना, इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज्ड और प्रोड्यूस द एनर्जी फ्रॉम असिमिलेटेड फूड। या एसिमिलेटेड फूड किसको बोलते हैं हमने खाना खा लिया और वो हमारे ब्लड में मिक्स हो गया, तो ये जो मिक्स्ड एसिमिलेटेड फूड है, ये फूड सेल में जाता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है। इसके लिए हम रेस्पिरेशन बोलते हैं कि रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम एसिमिलेटेड फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये आपकी बुक की डेफिनेशन है, इसके लिए मैंने आपको वही शब्द बताया। सादी भाषा अगर हम एक सिंपल वर्ड में रेस्पिरेशन की मीनिंग हम बोलेंगे तो रेस्पिरेशन म्हणजे एनर्जी रिलीज होने की प्रोसेस। ये भी बोला था मैंने आपको सिंपल शब्द में। रेस्पिरेशन म्हणजे क्या, एनर्जी रिलीज होना म्हणजे रेस्पिरेशन। कैसे एनर्जी रिलीज होगी, तो जो फूड है हमारे सेल में पहुंचता है ब्लड के थ्रू, वो फूड से एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अभी दो टाइप होती है रेस्पिरेशन की, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि रेस्पिरेशन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर होता है, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, डेफिनेटली होता है सभी में, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, और इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी, सभी में अगर होता है। तो आपको मालूम है कि हम ऑक्सीजन इंटर करते हैं हमारी बॉडी में, किसी के बॉडी में ऑक्सीजन नहीं होता है। नहीं होने वाले मैंने आपको बताया था कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, निगेटिव बैक्टीरिया सॉइल में होते हैं, तो बैक्टीरिया इनमें ऑक्सीजन नहीं होता है, विदाउट ऑक्सीजन वो लिविंग रहते हैं। अब जब वो विदाउट ऑक्सीजन लिविंग रहते हैं तो रेस्पिरेशन भी विदाउट ऑक्सीजन करते हैं। हम ऑक्सीजन के साथ लिविंग रहते हैं तो हम रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं, बरोबर है कि नहीं। इसके लिए रेस्पिरेशन की दो टाइप्स होती है, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ ऊपर लिख रहा, ये देखो यहाँ इधर लिख रहा है, इधर लाएंगे। एक है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन देखो, एरोबिक सिंपल शब्द में मीनिंग लो है, एरो म्हणजे एयर, द रेस्पिरेशन ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर म्हणजे ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन, और अनएरो विदाउट एयर, द रेस्पिरेशन ऑकर्स विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसके डिफरेंस मैंने बताया था कि बोर्ड की एग्जाम में 99% चांसेस है, हर पेपर में आते हैं, अब हर साल के पेपर देखना, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये क्वेश्चन आता है। डिफरेंस मेन 2 या 3 मैंने आपको बताया था। क्या सबसे पहला तो डेफिनेशन लिखना डिफरेंस में कि एरोबिक रेस्पिरेशन म्हणजे जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक म्हणजे विदाउट ऑक्सीजन। दूसरा डिफरेंस मैंने आपको बोला था, क्योंकि रिएक्शन भी लिख के दिया था यहाँ, चलो लिख के डबल से दे देता। एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन अगर लिखेंगे हम तो देखो C6H12O6, ओके। और बोला मैंने कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो सपोज यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। जब ये ब्रेक डाउन होगा, कहां पे होता है ये, तो हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये भी बताए थे आपने। कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना। क्या होता है, तो ये 6 कार्बन 6 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएंगे तो बन जाएगा 6CO2, है ना। बचेगा H12, तो ये जो है तो 6H2O बना देंगे, और प्लस 38 ATP। ATP क्या है ये डिटेल में इसके बाद बताऊंगा, लेकिन आपको मालूम है ATP आयोडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट म्हणजे एनर्जी की करेंसी, ATP म्हणजे एनर्जी। यहाँ पे देखो 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड बने, म्हणजे ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन हुआ तो 38 ATP मॉलिक्यूल रिलीज हुए, ओके। लेकिन अनएरोबिक के रिएक्शन क्या है, ये देखो यहाँ लिखता मैं अनएरोबिक, क्या C6H12O6 म्हणजे ग्लूकोज। अब यहाँ ऑक्सीजन तो नहीं है, विदाउट ऑक्सीजन अगर ये ब्रेक डाउन हुआ तो विदाउट ऑक्सीजन इसका क्या बनेगा, ओनली देखो 2C2H5OH। यहाँ बता दिया था मैंने तुमको कैलकुलेशन कि यहाँ 5 × 2 10 और 2 12 हाइड्रोजन चले गए,
यहाँ पे 2 ऑक्सीजन गए, 4 ऑक्सीजन बचे हैं अभी, और यहाँ पे 4 कार्बन गए तो 2 कार्बन बचे, इसके लिए 2CO2 बना दिया मैंने उसको, 2 कार्बन और 4 ऑक्सीजन, और प्लस यहाँ पे ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल ही रिलीज होते हैं। तो डिफरेंस आपके सामने रिएक्शन देख के आप 3 या 4 पॉइंट लिख सकते हैं। पहला डिफरेंस कि एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, दूसरा डिफरेंस एनारोबिक रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन होता है। दूसरा डिफरेंस कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है जिससे 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, लेकिन अनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज पार्शियली या इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है जिससे ओनली 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ही फॉर्म होते हैं और रिमेनिंग कार्बन कंपाउंड का अल्कोहल बन जाता है, ये C2H5OH है ना, इथेनॉल का फार्मूला ये अल्कोहल का केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो। तीसरा डिफरेंस कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, मतलब 38 ATP मॉलिक्यूल बहुत एनर्जी है ना, बट अनारोबिक रेस्पिरेशन में ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल मुझे बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है ना। चौथा डिफरेंस एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन हायर एनिमल एंड हायर प्लांट्स। प्लांट्स में भी होता है एरोबिक रेस्पिरेशन ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। आपको अगर आप ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में करना नहीं कि प्लांट देखो, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, ये आपको मालूम है हाँ, बट वो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए एब्सॉर्ब करता है, रेस्पिरेशन के लिए नहीं। हाँ, हम ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, क्यों? क्योंकि हम ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए एब्सॉर्ब करते हैं, बट प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए एब्सॉर्ब करता है, वहां रेस्पिरेशन का कोई रोल नहीं होता है। उसके बाद में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से फोटोसिंथेसिस होता है और ऑक्सीजन तैयार होता है ना, वो ऑक्सीजन यूज करके प्लांट रेस्पिरेशन करता है। मुझे डबल प्रोसेस, डबल मेहनत करता है प्लांट। हाँ, इसके लिए प्लांट में भी रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और एनिमल में भी रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है। तो फिर विदाउट ऑक्सीजन किस में होता है, मैं एग्जांपल लिखा के दे रहा, लेकिन अभी उसको प्रूव करने के लिए थोड़ा टाइम है, क्योंकि पूरी प्रोसेस देखना पड़ेगी तभी समझ में आएगा। एग्जांपल इसकी है एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो आपको मालूम है हमारी बॉडी के सभी सेल्स हम बोल सकते हैं, प्लांट सेल बोल सकते हैं। और इसकी एग्जांपल अनएरोबिक रेस्पिरेशन की एग्जांपल है बैक्टीरिया, जो विदाउट ऑक्सीजन लिविंग रहते हैं, वो सभी बैक्टीरिया अनएरोबिक बैक्टीरिया है, म्हणजे उनमें अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट म्हणजे आपके डीप नॉलेज के लिए कि जो क्वेश्चंस आपको आगे काम आ सकता है, ये क्वेश्चंस मैं 12वीं के बच्चों को बताता है, ये जो अभी आपको बता रहा हूं नोट डाउन करके रख लो कि अनाएरोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में भी होता है, लेकिन ओनली हमारे मसल सेल में होता है। कौन से सेल में होता है? मसल सेल्स में। अब मसल सेल्स में वो क्यों होता है, उसके कारण, उसके रीजंस वगैरह सब बताऊंगा मैं, जब हम अनाएरोबिक देखेंगे तब बताऊंगा मैं। मसल सेल्स में होता है वो ह्यूमन बीइंग के अनाएरोबिक। मसल सेल छोड़ के बाकी सभी हमारे सेल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है यहां तक? ओके। अब पहला एरोबिक रेस्पिरेशन सीखते हैं, है ना। पहला जो मैकेनिज्म है एरोबिक रेस्पिरेशन का वो सीखते हैं, और उसके बाद अनएरोबिक रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म सीखेंगे। ठीक है। देखो, ये रेस्पिरेशन में 2 टाइप तो मैंने बता दिया। पहली टाइप हम एरोबिक पे आते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन। अब सब आपके माइंड में सिर्फ एक ही बात रखो कि ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन हम सीख रहे हैं, म्हणजे एरोबिक रेस्पिरेशन। किसमें सीख रहे हैं हम? यस, ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन म्हणजे एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है हमारे में, जैसा आपने बताए थे कि गैसेज एक्सचेंज भी रेस्पिरेशन है और सेल के अंदर एनर्जी जो रिलीज होती है वो भी रेस्पिरेशन है, बरोबर है ना। क्योंकि सेल में एनर्जी कब रिलीज होगी, जब ऑक्सीजन जाएगा वहां तब, और ऑक्सीजन जाने के लिए हमको गैसेज एक्सचेंज करना पड़ेगा, म्हणजे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करना पड़ेगा और ऑक्सीजन इंटर करना पड़ेगा, तब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आएगा, फिर वो ऑक्सीजन हमारे सेल में जाएगा, तब जाके रेस्पिरेशन कंप्लीट होगा। लीना बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करो, बोर्ड पे। हाँ, अब एरोबिक रेस्पिरेशन जैसा मैंने आपको बताया कि सेल्स में एनर्जी रिलीज होने के लिए पहले ऑक्सीजन की गरज है, और वो ऑक्सीजन कहां से मिलता है हमको? आउटसाइड से। बाहर से एब्सॉर्ब करते ना हम ऑक्सीजन, सांस लेते तो आउटसाइड से। इसके लिए एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये 2 स्टेप में होता है। कितनी स्टेप है इसकी? 2 स्टेप है।
देखो पहली स्टेप जो होती है उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर। पहली स्टेप जो है उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर रेस्पिरेशन, म्हणजे कि सेल के बाहर। हाँ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब हम इसको बोलेंगे सेल के बाहर, आउटसाइड दी सेल। और इसी को हम बोल सकते हैं और एक्स्ट्रा सेल्यूलर, या इसको हम बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। म्हणजे पहिला फेज रेस्पिरेशन में क्या होता है, तो गैसेस एक्सचेंज करने का, म्हणजे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ने का और ऑक्सीजन इंटर करने का, ये पहला फेज है। और ये होने के बाद फिर दूसरा फेज होता है जिसको हम बोलेंगे इंट्रासेल्यूलर। क्या बोलेंगे, इंट्रासेल्यूलर, या इसी का दूसरा नाम हम बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे उसको, इंटरनल रेस्पिरेशन। ओके, पहली स्टेप एक्स्ट्रा सेल्यूलर या गैसेज एक्सचेंज कैसे होता है हमारे बॉडी में। तो देखो जैसा डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखे थे कि डाइजेशन के लिए हमारी बॉडी में कुछ पार्ट्स है जिससे होते हुए फूड पूरा पास होता है और कंप्लीट डाइजेस्ट होता है ना, वो पार्ट्स के नाम देखे थे ना हमने सभी। वैसे ही रेस्पिरेशन के लिए जब गैसेस एक्सचेंज होगा, पहला स्टेप जो होगा ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर या गैसेस एक्सचेंज का, म्हणजे ऑक्सीजन इंटर होने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज होने की जो प्रोसेस होंगी, उसके लिए भी कोई ना कोई हमारी बॉडी के पार्ट्स होंगे जिससे के थ्रू वो ऑक्सीजन इंटर होगा और जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। बरोबर है, होगा। वो पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जैसा डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स को हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं ना, वैसे वो पार्ट्स को जिसमें रेस्पिरेशन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी जैसा डाइजेशन में सबसे मेन ऑर्गन हमारा स्टमक है जिसके अंदर कंप्लीट डाइजेस्ट होता है फूड का, वैसे रेस्पिरेशन में भी गैसेस एक्सचेंज करने के लिए सबसे मेन ऑर्गन हमारी बॉडी में लंग्स है। क्या है, मालूम है ना आपको, लंग्स से ही होता है ना गैसेस एक्सचेंज। ऑक्सीजन कहां पे जाता है, हमारे लंग्स में। कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे आता है, हमारे लंग्स में। गैसेस एक्सचेंज कहां पर होता है, लंग्स में होता है ना। ओके, अब देखो अगर हमारे लंग्स में होता है तो हमारे लंग्स कहां पर है, तो देखो सबसे पहले तो लंग्स जो है ना डेलिकेट है बहुत। आप ऐसे डायरेक्टली ओपन बाहर उसको लेके घूम नहीं सकते, हमारी बॉडी के अंदर है। अब जब बॉडी के अंदर है और ऑक्सीजन हमको बाहर से एक्सचेंज करना है, तो उसके लिए फिर लंग्स का कनेक्शन जो होता है वो हमारी बॉडी के आउटसाइड तक, वो कनेक्शन को हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं। और वो कनेक्शन में क्या, हमारा नोज स्ट्रिप है ना, नोज। उसके बाद में ये जो ट्रैक होता है इसको यहाँ पे जो पॉइंट होता है उसको लैरिंग्स बोलते हैं। ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे ट्यूब, उसको फेरिंग्स बोलते हैं। उसके बाद क्योंकि तुम्हारी बुक में वो ब्लैंक रखा हुआ है इसके लिए पार्ट्स के नेम बता रहा, तुम्हारी बुक्स में तुम देखो वहां पे सिर्फ डायग्राम बनाया हुआ और उसके नेम लिखा हुआ नहीं, वहां तुम नेम लिख सकते है कि नहीं। देखिए बुक्स में साक्षी नाम लिखा हुआ नहीं है वहां, है ना। तो स्टार्टिंग यहां से करें हम, ये पार्ट्स को हम नोस्ट्रिल बोलते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन गैसेस एक्सचेंज पहला फेज स्टार्ट कहां से होता है, गैस इंटर करने से। और गैस कहां से इंटर होंगी, ऑक्सीजन गैस नोज से। तो ये नोस्ट्रिल, देन लैरिंग्स, देन फेरिंग्स। ओके, लैरिंग्स फेरिंग्स होने के बाद ये जो ट्यूब है ना हार्ड, ये हार्ड ट्यूब जो है जो हमारे लंग्स तक जाती है, ये ट्यूब को हम बोलते हैं ट्रैकी। क्या बोलते हैं, देखो मैं यहाँ लिख के बता रहा, अगर तुमको स्पेलिंग नहीं आई तो यहाँ पे दिख रहा है क्या सभी को, देखो यहाँ दिख रहा है ना। देखो सबसे पहला तो नोस्ट्रिल हो गया, ओके। उसके बाद ये जो ट्यूब में यहाँ पे पॉइंट है उसको लैरिंग्स है ना, ये ट्यूब का पॉइंट जो है उसको फेरिंग्स, ठीक है। एक से लास्ट में। उसके बाद ये जो ट्यूब होती है आगे, ये हमारे यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, मैं बता भी रहा हूँ यहाँ पे हाथ से, दिख रहा है क्या, ये जो ट्यूब होती है हमारे लंग्स तक जो जाती है, ये ट्यूब को हम बोलते हैं ट्रैकी। देखो स्पेलिंग देखो, TRACHAE, ट्रैकी। ओके, दिख रहा ना। ओके, अब क्या होता है, लंग्स दो है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, बरोबर, दो लंग्स है हमारे बॉडी में। तो ये जो ट्रैक है ये डिवाइड होती है इसी, देखो ऐसे दो भाग में, दिख रहा है ना। यहाँ पे चेस्ट में हमारे ये ट्यूब दोनों साइड में जाएंगी ना, हाँ डायग्राम में भी बताया दोनों साइड में जाएंगी चेस्ट में जो हमारी ट्यूब है ट्रैक की। तो जब ये डिवाइड होकर दो पार्ट, दो भाग में जाएंगी तो इसको हम बोलेंगे ब्रोंकी, या तुम
ब्रोंकाई बोलते हैं, जो कोई ब्रोंकाई बोलेगा, कोई ब्रोंकी बोलेगा। मेरे शब्द अलग है, तुम्हारे शब्द अलग होंगे, बट लिख के बता दिया है। ओके, क्या बोलेंगे उसको? जब डिवाइड हो जाएंगे वो ट्रैक के, तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रोंकी। ये सब ट्यूब है पूरी, जहां से हमारे ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। उसके बाद देखो, इधर ध्यान दो सब। उसके बाद देखो यहाँ पे ऐसे लंग्स है दोनों साइड में, है ना? दोनों साइड में लंग्स होते हैं। ये लंग्स के अंदर आपने देखा, देखो वो एक टीवी पे एडवर्टाइज वगैरह आती है, उसमें बताता है लंग्स कैसे होते हैं हमारे, एक स्पंज के जैसे। स्पंज मालूम है तुमको? स्पंज मालूम है कि नहीं? वो एकदम सॉफ्ट होता है, उसमें कैसे बारीक बारीक होल्स होते हैं ना, होल्स। वो स्पंज के जैसा जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लंग्स बोलते हैं। तो वैसे ही हमारे लंग्स में बारीक बारीक होल्स है, स्पंज लाइक। वो बारीक बारीक होल्स कैसे फॉर्म हुए? इधर बोर्ड पे देखो, ये जो ब्रोंकी है ना, ये ब्रोंकी डिवाइड रीडिवाइड डिवाइड रीडिवाइड होती है ऐसे, बारीक से बारीक ट्यूब बनते जाती है, डिवाइड रीडिवाइड डिवाइड रीडिवाइड होते रहती है, एकदम बारीक बारीक ट्यूब फैलते रहती है। देखो, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 10 बनते रहेंगे, ऐसे बारीक बारीक ट्यूब्स बनते रहती है। ये ट्यूब्स को हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं? ये सभी पार्ट्स के नाम लिख के रख लो, क्योंकि तुम्हारी बुक में नहीं है। इसको क्या बोलते हैं हम? ब्रोंक्यूल्स। डायग्राम है बुक में, लेकिन ना तुमको वो पार्ट्स के नाम लिखना है, वो होमवर्क है तुम्हारा, लेकिन यहाँ लिख के दे रहा। ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और ये ब्रोंक्यूल्स भी फिर बहुत बार डिवाइड रीडिवाइड होकर एकदम बारीक बारीक ट्यूब बन जाती है, तो जिसके कारण हमारे लंग्स में वो होल्स दिखते हैं हमको स्पंज के जैसे। जैसा स्पंज होता है ना, वैसे वो होल्स दिखते हैं, बारीक बारीक दिखते हैं कि नहीं? वो होल्स कब बनते हैं? ये ट्यूब बहुत सारी जब डिवाइड होकर सब बलून लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे कि नहीं, तो अंदर होल दिखेगा और बाहर से पूरा बलून लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। जो सबके नीचे आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है उसमें, उसको हम बोलते हैं, यहाँ ऊपर लिख रहा नाम, वहां लिख लेना तुमने, उसको बोलते हैं अल्वियोलाई। क्या बोलते हैं उसको हम? अल्वियोलाई। और ये अल्वियोलाई म्हणजे क्या है? एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे लंग्स के अंदर बारीक बारीक होल्स है, स्पंज के जैसे दिखते हैं ना, वो ऐसा एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम अल्वियोलाई बोलते हैं। और वो अल्वियोलाई के ऊपर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज है, जिसके अंदर ब्लड है। क्या है? ब्लड है। अब आपको मैंने लास्ट लेक्चर में याद दिला दिया था, ब्लड म्हणजे क्या? ब्लड में हीमोग्लोबिन है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो हमारे हार्ट से लेके डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके रेस्पिरेटरी सिस्टम सब दूर सर्कुलेट होता है, बरोबर है ना? सब दूर। और उसमें हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन का भी मैंने बता दिया था आपको पूरा स्ट्रक्चर की। मेटालोप्रोटीन है, जिसके अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन को खींचने की क्षमता होती है, फूड को खींच लेने की क्षमता होती है, लाइक अ मैग्नेट। मैग्नेट के जैसा मैंने आपको बताया था कि मैग्नेट लोहे के पास ले जाओ तो कैसे खींच लेता है, वैसा ब्लड के पास जब ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या फूड आता है तो वो उसको अपने अंदर खींच लेता है। ठीक है, बताया था ना ये। अब लंग्स के अंदर इतने बारीक बारीक होल्स है जिसको हम अल्वियोलाई बोलते हैं, और ये अल्वियोलाई के ऊपर एकदम बारीक ब्लड कैपिलरीज है जिसके अंदर ब्लड है। म्हणजे कि ये हमारे पूरे लंग्स के अंदर क्या है? ब्लड है, बरोबर है कि नहीं? बारीक बारीक होल्स के ऊपर सब ब्लड है, म्हणजे पूरे लंग्स के अंदर हमारे क्या है? ब्लड है। और वो ब्लड में हीमोग्लोबिन है। यहां तक के क्लियर है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब देखो कैसे गैसेस एक्सचेंज होगा। तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन गैस जब इंटर होती है ये हमारी नोस्ट्रिल से, नाक से। ये नोस्ट्रिल के अंदर बारीक बारीक फाइन हेयर्स भी होते हैं, बरोबर है कि नहीं? जब हम सांस लेते हैं म्हणजे ऑक्सीजन गैस इंटर करते हैं, तो जो धूल डस्ट के पार्टिकल होते हैं ना, वो ये जो फाइन हेयर्स है बारीक बारीक, उसको क्या करते हैं? फिल्टर कर देते हैं। म्हणजे ये नोस्ट्रिल का काम फिल्ट्रेशन का है। क्या करते हैं? फिल्टर कर लेते हैं और ओनली प्योर गैस को अंदर छोड़ते हैं। इसमें भी नाक में म्यूकस होता है, सभी के शेमुड़ होता है क्या? अभी तो सर्दी खांसी का मौसम ही चल रहा है ना, कोरोना। हाँ, वो जो म्यूकस है ना, जिसको हम शेमुड़ बोलते हैं, वो म्यूकस का भी काम फिल्ट्रेशन का है। क्योंकि आप देखो सर्दी कब होती है हमको? जब कहीं धूल डस्ट पार्टिकल ज्यादा हो, जहाँ पे हम गए तो धूल वगैरह से सर्दी होती है ना, क्योंकि वो धूल में फंगस के स्पोर्स होते हैं। जब हम ऑक्सीजन इंटर करते हैं ना, तो फंगस के स्पोर्स वहीं पर हमारे नाक में रह जाते हैं, जिसके कारण इन्फेक्शन होता है और म्यूकस सीक्रेट होता है, शेमुड़ निकलता है ना। और वो म्यूकस क्या करता है? सभी डस्ट फंगस पार्टिकल को बाहर ही रोक लेता है, क्योंकि वो कैसा होता है? एकदम चिकट होता है, चिपचिपा, उसको बाहर ही रोक लेता है और ओनली प्योर ऑक्सीजन गैस को अंदर जाने देता है, बरोबर है?
यहां तक क्लियर है नोस्ट्रिल का काम। और वो ऑक्सीजन गैस फिर इंटर होती है हमारे लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकी, ब्रोंकी और ब्रोंकियोल तक, यहां तक। और फिर ब्रोंकियोल से सभी अल्वियोलाई में फैल जाती है। अब आप याद करो, मैंने अभी बोला अल्वियोलाई के ऊपर ब्लड है। अल्वियोलाई में जब ऑक्सीजन चला गया बलून में, उसके ऊपर ब्लड है, तो वो ब्लड क्या करता है, हीमोग्लोबिन है ना ब्लड में, क्या करेगा, क्या करेगा बोलो, क्या करेगा हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन को खींच लेगा, बरोबर है ना। और ऑक्सीजन को खींचा तो ऑक्सीजन कहां चला गया, ब्लड में। कहां चला गया, ब्लड में। अब ब्लड जब सर्कुलेट होगा, और सर्कुलेट होने के बाद मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि सपोज ये हमारे सेल में ब्लड के थ्रू ग्लूकोज वगैरह सब आ गए, तो वैसे ही रिसेप्टर से फिर ऑक्सीजन भी हमारे सेल में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ऑक्सीजन आएगा। और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा, बन जाए एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, होगा ना। और एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो क्या बनेगा, रिएक्शन लिख के बताया था अभी मैंने, बोर्ड पे रफ कर दिया, ऐसे लिखा था। कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, कितने, 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। वो 6 कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ब्लड में चले जाएंगे सेल के बाहर। ओके, ब्लड रन होगा तो वापस कहां आएगा, लंग्स में। लंग्स में क्या करेगा, वो अल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा। वो अल्वियोलाई से ब्रोंकियोल, ब्रोंकी, ट्रैकी, हैरिंग्स, लैरिंग्स और नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर रिलीज कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, ऑक्सीजन गया सेल में। तो ये जो प्रोसेस हो गई, ऑक्सीजन इंटर होके ब्लड के थ्रू सेल में जाके और सेल में ब्रेक करके कार्बन डाइऑक्साइड लेके आके वापस बाहर रिलीज करने की, ये जो प्रोसेस हो गई, ऑक्सीजन इंटर करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखो 1 मिनट से कम टाइम बाकी है, अगर सेशन टाइम आउट हुआ ना तो आपको फिर से ज्वाइन होने का है। हाँ, देखो मैं अभी एंड कर रहा, आप फिर से ज्वाइन हो जाओ। तो ये जो ऑक्सीजन नोस्ट्रिल से इंटर होके पूरे ट्रैक से पास होते हुए जब अल्वियोलाई में जाती है, यानी ब्लड उसको ले जाके सेल में देता है। सेल में कंप्लीट ब्रेकडाउन होने पर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वो ब्लड वापस, ब्लड का काम क्या है, एक मोटर के जैसा होता है। क्या करता है, सिर्फ वो ले जाने का काम करता है और वापस लाने का काम करता है, जैसे ट्रक वगैरह होती है कि नहीं, वैसा लेके गया है, ऑक्सीजन सेल में दिया, रेस्पिरेशन कंप्लीट होने पर वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से कैरी करके कहां पे लाएगा, अल्वियोलाई में। अल्वियोलाई से वापस वो ब्रोंकियोल, ब्रोंकी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, नोस्ट्रिल के थ्रू बाहर रिलीज करेगा और फिर से ऑक्सीजन इंटर होगा। तो ये जो एक्सचेंज चलनी होती है प्रोसेस, ऑक्सीजन इंटर होने की और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने की, ये प्रोसेस को बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस या एक्स्ट्रा सेल्युलर रेस्पिरेशन, म्हणजे की आधा रेस्पिरेशन होता है, बरोबर है। ओके, अब उसके बाद जो आधा रेस्पिरेशन है म्हणजे इंट्रासेल्युलर, सेल के अंदर, या इंटरनल रेस्पिरेशन की जो सेल के अंदर होता है। ओके, क्या होता है, सेल के अंदर होता है। अब सेल के अंदर ये जो इंटरनल रेस्पिरेशन है, ये देखो सपोज एक सेल दिख रहा है क्या बोर्ड पे, दिख रहा है ना, ये सेल। अब हमारे ब्लड से जो हम खाना खाते हैं, ये ग्लूकोज, ये 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, क्या है फॉर्मूला ग्लूकोज का, C6H12O6। कितने कार्बन है ग्लूकोज पे, 6 कार्बन है। ये 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल जब हमारे सेल में, आधा रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया, समझ में आया नहीं है। अब ये रेस्पिरेशन, अब ये एक स्टेप हो गई, अब इसके बाद ये स्टेप होंगे ना, ये पूरा एक ही है। हाँ, एरोबिक रेस्पिरेशन बस 2 स्टेप में, एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस और दूसरा इंटरनल। अब इंटरनल में क्या होगा, जब ये सेल में ग्लूकोज आ गया, ग्लूकोज है 6 कार्बन वाला, तो सबसे पहले तो इंटरनल रेस्पिरेशन जो होता है ये 3 प्रोसेस में होता है, 3 स्टेप में। कितनी स्टेप में होता है ये, 3, तुम्हारी बुक में भी दिए हैं। पहली स्टेप जो होती है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ओके, है ना, ग्लाइकोलिसिस। दूसरी स्टेप जो तुम्हारी बुक में पूरा नाम लिखा है, यहां में लिख रहा है TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, है ना। और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का ही दूसरा नाम है क्रेब्स साइकिल। साइंटिस्ट का नाम है क्रेब, जिसने फर्स्ट टाइम उसको स्टडी किया इसके लिए उसका नाम है क्रेब्स साइकिल। और थर्ड स्टेप होती है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। है क्या तीनों स्टेप तुम्हारी बुक में,
हाँ, बस अब बुक में ध्यान मत दो, फिर आप इधर ध्यान दो। हाँ, ये 3 स्टेप होती है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, आखिरी। अब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है यहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन में, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मुझे ब्लड ने यहाँ पे 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लाके छोड़ दिया है सेल में। बट अभी इसको साइड में रखो, उसका रोल जब आएगा जब मैं आपको बताऊंगा, अभी उसको साइड में रखो। अभी सिर्फ याद रखो ये ग्लूकोज है यहाँ। अब सबसे पहले तो रेस्पिरेशन सेल के कौन से ऑर्गेनल्स में होता है? तुमने आंसर दिए थे और मैंने भी 2-3 बार रिपीट कर चुका हूं। कौन से सेल के कौन से पार्ट्स में होता है रेस्पिरेशन? माइटोकॉन्ड्रिया। यस, माइटोकॉन्ड्रिया। देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर हमारे, जिसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, है ना? सेल का पावर हाउस है। क्यों? क्योंकि सेल की पूरी एनर्जी यहाँ होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ओके, इसके लिए इसको पावर, म्हणजे रेस्पिरेशन, एनर्जी रिलीज होने की प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में, आणि रेस्पिरेशन म्हणजे एनर्जी रिलीज होने की प्रोसेस। तो फिर डेफिनेटली एनर्जी रिलीज होने की प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होती होगी, तभी तो उसके पास एनर्जी है कि नहीं? माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ठीक है, अब देखो ये तीनों स्टेप, यहाँ थोड़ा सा कुछ ज्यादा जम्बलिंग तो नहीं हो रहा, दिख रहा ना क्लियर? अब ये तीनों स्टेप में सबसे पहली स्टेप जो है ग्लाइकोलिसिस, ये पहली स्टेप होती है। इसमें क्या होता है? देखो, ग्लाइको म्हणजे ग्लूकोज, ग्लाइको म्हणजे क्या होता है? ग्लूकोज, और लिसिस म्हणजे ब्रेक डाउन, टुकड़े करने को, ब्रेक करने को लिसिस बोलते हैं, है ना? यह म्हणजे यहाँ क्या होगा? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। क्या होगा ग्लूकोज का ब्रेक डाउन? देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया इधर है, ये पूरा सेल है। सेल का आपको मालूम है, ये नीचे अगर माइटोकॉन्ड्रिया तो यहाँ पे सब लिक्विड है, म्हणजे साइटोप्लाज्म है, बरोबर? तो सबसे पहली स्टेप जो है रेस्पिरेशन की, ग्लाइकोलिसिस, ये साइटोप्लाज्म में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती नहीं है। हाँ, रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना, रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना, बट माइटोकॉन्ड्रिया में 2 स्टेप होती है, ये क्रेब्स साइकिल और ETS। ग्लाइकोलिसिस माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है, ग्लाइकोलिसिस पहले बाहर ही होती है। वो क्यों बाहर होती है मैं अभी रीजन बताता तुमको उसका। पहले क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, म्हणजे ये जो 6 कार्बन वाला ग्लूकोज है, इसका कन्वर्जन होता है 2 पायरुविक एसिड में, और ये जो पायरुविक एसिड है ये 3 कार्बन वाला है। कितने कार्बन वाला है? 3 कार्बन वाला। म्हणजे देखो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल एक ग्लूकोज है, उसका जब ब्रेक होगा तो 2-3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल बनेंगे। सिंपल है कि नहीं? सिंपल है ना? एक 6 कार्बन वाले का जब ब्रेकडाउन होगा तो 2-3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे। 6 कार्बन वाला ग्लूकोज है, अगर 3 कार्बन वाले 2 फॉर्म हुए तो पायरुविक एसिड बनेगा, क्योंकि पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला होता है। म्हणजे यहाँ क्या बन गए? 2 पायरुविक एसिड, 3 कार्बन वाले, बरोबर है? ये कहां पे हुई प्रोसेस? साइटोप्लाज्म में। ये पायरुविक एसिड का कन्वर्जन फिर एसिटिल कोए में होता है, लिखा है तुम्हारी बुक में, सबके मीनिंग बाद में बताऊंगा। और ये एसिटिल कोए अंदर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और तब एनर्जी रिलीज होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा तब जाके क्रेब्स साइकिल होगा, ETS होगा, और उससे 38 ATP मॉलिक्यूल बनेंगे। कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लेकिन ग्लाइकोलिसिस ये बाहर ही क्यों होता है? मैंने अभी बोला ना तुमको कि रीजन बताऊंगा मैं इसका कि ये साइटोप्लाज्म में ही क्यों होता है ना? अब ये देखो 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया मैंने कैसा बनाया? एक पूरी कंटिन्यू वॉल है और दूसरी वॉल में कैसे फोल्डिंग है, 2 वॉल है। और आपको मालूम है कि ये जो वॉल है माइटोकॉन्ड्रिया की सेमी परमिएबल है। कैसी है? सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल के मीनिंग मालूम है ना आपको? सभी मॉलिक्यूल को अंदर नहीं जाने देती है और ना ही सभी मॉलिक्यूल को बाहर आने देंगी, सिर्फ सिलेक्टेड, पार्शियली सिलेक्टेड मॉलिक्यूल ही अंदर जा सकते हैं, सिलेक्टेड मॉलिक्यूल ही बाहर जा सकते हैं। म्हणजे ये सेमी परमिएबल म्हणजे यहाँ स्पेस कम है, जगह कम है माइटोकॉन्ड्रिया में। 6 कार्बन वाला ग्लूकोज डायरेक्टली इंटर नहीं हो सकता है, बरोबर है कि नहीं? जैसा फॉर एग्जांपल मैं तुमको बताता, अभी हमारे आसपास में ऐसा इतना स्पेस है, इधर यहाँ पे तुमको दिख तो नहीं रहा होगा, लेकिन सपोज हमारे पास में दरवाजे में अगर इतना स्पेस है, ओके, इतना स्पेस है, अगर कोई बहुत ज्यादा मतलब लगभग 150 किलो का अगर कोई एक अधिक आदमी आ गया और उसको आपने बोले कि सीधा सीधा ये दरवाजे से पास होना है, तो वो तो अब इतना है, अगर वो दरवाजे में जाएगा भी तो क्या होता है, उसके ये हाथ या उसका कुछ ना कुछ तो दरवाजे में उसको रोक देगा,
जा पाएगा क्या वो? नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर वही आदमी को आप थोड़ा एडजस्टमेंट करने का बोलेंगे और उतने ही स्पेस से निकलने का बोलेंगे, ऐसा थोड़ा सा बारीक होके, तो निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं? वैसे ही ये ग्लूकोज 6 कार्बन वाला है, मतलब लार्ज मॉलिक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया की वॉल के अंदर इंटर नहीं हो सकता है। इसके लिए उसका पहले ब्रेक करके 2 टुकड़े कर देते हैं, उसके वजह 2 पायरुविक एसिड बना देते हैं कि जो ये माइटोकॉन्ड्रिया की वॉल के अंदर इजीली जा सके। समझ रहे क्या? मुझे स्पेस कम होने के कारण ग्लूकोज डायरेक्टली नहीं जा सकता, तो उसका ब्रेक करके पायरुविक एसिड में कन्वर्जन कर देते हैं कि वो अंदर इजीली जा सके। इसके लिए पहली स्टेप जो साइटोप्लाज्म में होती है और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में वो पायरुविक एसिड जाता है, तब जाके कंप्लीट होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, ओके। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस और इट इज ऑकर इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में होती है प्रोसेस। ठीक है, हाँ। अब उसके बाद इसका एसिटिल कोए बनेगा और माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी, ये 2 स्टेप में रिलीज होंगी, क्रेब्स साइकिल में और ईटीएस में। ये दोनों स्टेप कल के लेक्चर में देखेंगे, हाँ, क्योंकि थोड़ा लेंदी है, अभी और टाइम लगेगा। ये दोनों स्टेप कब देखेंगे हम? कल के लेक्चर में। मुझे कल के लेक्चर में पूरा रेस्पिरेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, अभी आपको कोई डाउट्स, प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना है? हाँ, पूछना है कुछ किसी को? नहीं, ठीक है, चलो, थैंक यू।